हेलो फ्रेंड्स। पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से हमारे जो पहले दो वेबिनार हुए थे, एक तो कन्वेंस स्ट्रीट के ऊपर और दूसरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर, उस पर लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए हमने और एक क्वेश्चन आंसर का वेबिनार सेशन रखा था सीए विवेक देशमुख जी और एडवोकेट गजानन राहटे जी के साथ। पेश है वही वेबिनार सेशन आपके लिए। है माय नेम इज उमंग। मैं टिंसल टाउन हाउसिंग सोसाइटी से बोल रहा हूँ, अपना फेज 2 हिंजवाड़ी। ओके, हमारा बिल्डर ने अभी तक सोसाइटी फॉर्मेशन नहीं किया है, बट उन्होंने एक जनरल बॉडी मीटिंग काइंड ऑफ सारे ओनर्स को बुला के एक एडहॉक कमेटी बनाई थी हमारी। करेक्ट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दिस इज अ सोसाइटी ऑफ 475 फ्लैट्स एंड इधर अपना कुछ 50 ऑड फ्लैट पीजी के रूप में किसी एक ऑपरेटर ने ले रखा है, जहाँ वो एक एक फ्लैट में 8-8 10-10 बंदे बेड सिस्टम बना के, हॉल में पार्टीशन बना के वैसा चला रहा है, विच इज अ कमर्शियल एक्टिविटी आइडियली इन अ रेसिडेंशियल. And what is happening is water issues and other things have started popping up, and Saturday night parties और माने बाकी जो residing owners हैं उनको बहुत तकलीफें आ रही है. So, what is it that the ad hoc committee can take, or is it a difference between ad hoc and provisional? कि हमारा भी सेम पावर है, वो एक समझना था. आपका सोसाइटी फॉर्म हो चुका है? नहीं, सोसाइटी फॉर्म नहीं हुआ है. बिल्डर इज मैंने वो छोटे-छोटे इश्यूज में डिले करे जा रहा है कंटिन्यूअसली, कुछ ना कुछ इशू लेके कि अब करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, वही चल रहा था. पहले तो आपको है ना सोसाइटी फॉर्म करके इस चीजों जो भी इलेगलिटीज इरेगुलरिटीज चल रही है उस पर कंट्रोल लाना जरूरी है. उसके लिए सही कदम है सोसाइटी फॉर्म करवा के लेना है. बराबर. सोसाइटी फॉर्म करने के बाद है ना एक प्रोविजनल कमेटी प्रॉपर मतलब लीगल बॉडी बोर्ड पे आती है और उनको हर पावर रहता है ऐसे इलीगलिटीज जो चल रही है उसको कंट्रोल करने का. बराबर. अभी एडवोक कमेटी आप बोल रहे हैं, लेकिन अंडर व्हाट लॉ दे आर गवर्निंग, under what law they are working? Is there any prescribed provision? No. Barabar. To implement any act, there should be existence of that particular act. Okay. Once you go for registration, okay, after registration MCS act will be applicable there. हेलो. हाँ. और उसके मुताबिक अपन पावर राइट्स जो भी है उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. ओके. मतलब ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं. Okay. Now, there is delaying society formation because उसका 5 बिल्डिंग की सोसाइटी है, 4 बिल्डिंग बन चुकी है, एक बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो भी अभी रुका हुआ है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, और वो अनदर 1-1.5 साल चलेगा. करेक्ट. तो इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन पुश द बिल्डर कि वो सोसाइटी फॉर्मेशन करे, उसको डिले नहीं करे? पहली दफा एक बता, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है? हाँ, सब कुछ आ गया, उसी है, कंप्लीशन है, पीपल आर स्टेइंग फॉर लास्ट 1.5 years. एक खत लिखो, एक लेटर लिखो बिल्डर को कि सोसाइटी फॉर्म करके दो. अगर वो नहीं देता है तो आप आपके लीगल कंसल्टेंट या जो भी है आपका एडवोकेट उसके तहत आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं विदाउट बिल्डर फॉर्मेशन के लिए. ओके. बिल्डर की जरूरत नहीं. अगर कंप्लीशन आया है ना तो सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए बिल्डर की जरूरत नहीं. ओके. अब डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सोसाइटी आपके जो भी कंसल्टेंट है उसके. Sure. Thank you. Okay. Sir, I have a question. This is Vaibhav again from Atira, Punawale. Sir, पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसमें कुछ अंतर होता है क्या? क्योंकि हमारा फेज में मतलब फर्स्ट फेज हुआ है, सेकंड फेज इज स्टिल येट टू डन. तो व्हाट वी गॉट वाज पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट. पार्ट मतलब लेआउट बड़ा है, आधा अधूरा कंप्लीट हो रहा है, मतलब कंप्लीट हुआ उसका वो क्वेश्चन है. सो उसके बाद भी जब फेज 2 कंप्लीट होगा, डू वी नीड टू हैव अ कंप्लीट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब उसके लिए फॉलो अप करना चाहिए बिल्डर के साथ? कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना जब लेआउट के तक पूरा कंस्ट्रक्शन होगा, डेवलपमेंट होगी, तभी मिलेगा आपको पूरा कंप्लीशन. ओके. फेज वाइज अगर हो रहा है डेवलपमेंट तो फेज वाइज ही कंप्लीशन होगा, मिलेगा आपको. पार्ट कंप्लीशन नहीं मिलेगा जब तक पूरा मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन ये नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तब तक कंप्लीट कंप्लीशन नहीं मिलेगा. राइट. तो तब तक दिस सर्टिफिकेट वुड सफाइस जो पार्ट कंप्लीशन अभी है. या. ओके. यस.
सर मुकेश सोनार बात कर रहा हूँ, पारस बसेरा कोरवाल रोड से। एक्चुअली हमारा बिल्डर के यहाँ पे 12 शॉप्स है, लेकिन एज पर कॉर्पोरेशन अप्रूव्ड प्लान वो 10 ही है, और उसने इंडेक्स 2 जो बनाया है 12 बनाया है। तो हमको उसको 12 शेयर सर्टिफिकेट देने चाहिए या 10 देने चाहिए? हेलो सर बिल्डर ने गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से 10 ही शॉप है उसके प्लान पे। आर्किटेक्चर का जो प्लान होता है उस पे 10 शॉप्स है, लेकिन उसने इंडेक्स 2 कुछ तो मैनेज करके 12 बनाए हैं, 12 इंडेक्स 2 बनाए हैं। तो हमको शेयर सर्टिफिकेट उसको 12 देने चाहिए या फिर हमको अप्रूव्ड प्लान फॉलो करना चाहिए 10 के लिए? अप्रूव्ड प्लान फॉलो करना पड़ेगा आपको। इलीगल कंस्ट्रक्शन को कोई भी लॉ सपोर्ट नहीं करता। वो अगर वो दो शॉप प्लान पे नहीं है तो इट्स अमाउंट टू इलीगल कंस्ट्रक्शन। ओके ओके, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम प्रवीण है। मैं रिवेल ऑर्चिड सोसाइटी से बात कर रहा हूँ। मैं चेयरमैन हूँ और मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस मैंने ग्रुप पे भेजे थे। मैं उनको ही एक बार पूछ लेता हूँ आपसे। मेरा कुछ कंसर्न्स था हैंडओवर प्रोसेस को लेके कि कैसा हैंडओवर होना चाहिए एज पर बिल्डर और एज पर सोसाइटी। किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा गाइडलाइंस चाहिए था। सर मुकेश जी है ना? हेलो, प्रवीण कुमार जी, ये हैंडओवर प्रोसेस पे है ना हमारा, है ना? नेक्स्ट वीक में पूरा डिटेल सेशन हो रहा है अभी। हाँ, यस। ओके। तो ये थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। जी जी जी। तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो डिटेल चर्चा होने वाली है इस नेक्स्ट वीक में। ठीक है। और मेरा तो दूसरा हमारा प्लान है थर्सडे या सैटरडे को, तो उस वक्त रहेगा। ओके सर, ठीक। और मेरा दूसरा भी कंसर्न था कि जो भी कमेटी है, जैसे चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, इनको बेसिकली क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, उनको क्या डेली वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए था, क्योंकि नया सोसाइटी है और किसी को आइडिया ही नहीं कि किस तरह से हम अपने सोसाइटी के अच्छे के लिए रन कर सकते हैं सभी चीजें। गेट और 139 में चेयरमैन और सेक्रेटरी के रोल दिए हैं, वो पढ़ लीजिए प्लीज। राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज सब कुछ दिया है। अच्छा। बाइला नंबर 138 चेयरमैन, बाइला नंबर 139 फॉर सेक्रेटरी। ओके ठीक फिर है। भी कुछ क्वेश्चन आता है पढ़ने के बाद में, फिर आप हमें अगले पूछिए। जी। और मुझे एक और कंसर्न था, फेडरेशन हम लोग कब बना सकते हैं, क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है रिवेल ऑर्चिड वो करीब 5 बिल्डिंग का है अभी, और 3 बिल्डिंग आने बाकी है। 5 बिल्डिंग ऑलरेडी बना हुआ है और उसका सभी को कन्वेंस ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। तो क्या हम लोग फेडरेशन के लिए जा सकते हैं, और क्या कन्वेंस हम लोग बिल्डर से ले सकते हैं? 5 के साथ जा सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी बोल करके। ओके। हेलो, हाँ मैं सब ऐड करूं मैं थोड़ा? या प्लीज। अभी ये दोनों मतलब क्या बोले, फेडरेशन फॉर्मेशन वो अलग बात है, कन्वेंस अलग बात है। एक बार एक सोसाइटी रजिस्टर होती है, उसी दिन उसको हक बनता है कि कन्वेंस वो कर सकती है, बराबर। तो फेडरेशन हो या ना हो, आप कन्वेंस के लिए जा सकते हो। हेलो, हाँ, फेडरेशन के बाद भी आप कन्वेंस डील के लिए जा सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी चॉइस है, आपकी सोसाइटी की चॉइस है कि इंडिविजुअल सोसाइटी के फेवर में कन्वेंस करना है या फिर फेडरेशन के फेवर में कन्वेंस डील करवा के लेना है। सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड एसोसिएशन? एसोसिएशन, फेडरेशन, अभी फेडरेशन वर्ड है ना। हेलो, यस सर, सेम ही है, एसोसिएशन फेडरेशन सेम ही है, लेकिन पर्टिकुलर जहाँ हाउसिंग सोसाइटीज होती है 5 से ज्यादा, हेलो, 5 या 5 से ज्यादा, हेलो, तो वहाँ फेडरेशन, हाउसिंग फेडरेशन फॉर्म किया जाता है। ओके, हेलो। और एसोसिएशन ऑफ पीपल आप जानते होंगे, हेलो, एओपी कहते हो, वो एसोसिएशन ऑफ पीपल, वो किसी और एक्ट के तहत, मतलब सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत वो रजिस्टर किया जा सकता है।
और ये हाउसिंग फेडरेशन जो होता है वो 1960 के तहत रजिस्टर होता है। ओके, सो दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं। तो कुछ भी एक कर सकते हैं, लेकिन हाउसिंग फेडरेशन सही होगा। मैं थोड़ा सा इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। अभी जो एक बिल्डर ने अलग अलग बिल्डिंग की जो आपके कॉम्प्लेक्स लेआउट है सर, इसमें एक डिफरेंस अभी क्या किया गया है, जो थर्ड अमेंडमेंट आया है। हेलो सर बोलिए, सर बोलिए। थर्ड अमेंडमेंट आया है तो एक कंफ्यूजन हो रहा था, हम सभी को फेडरेशन बोल रहे थे। माने एक बिल्डर ने 10 बिल्डिंग बनाई है एक कॉम्प्लेक्स के अंदर और 10 बिल्डिंग को अलग अलग से उसने रजिस्टर्ड कर दिया है और उनका एक अपेक्स बॉडी बनाया, उसको फेडरेशन बोलते थे। और जो जैसे पिंपरी चिंचवड हाउसिंग फेडरेशन है या पूना डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, उनको भी फेडरेशन बोलते थे। अभी उनको डिफरेंशिएट कर दिया गया है। जो एक बिल्डर ने एक प्लॉट के अंदर एक लेआउट के अंदर जो अलग अलग बिल्डिंग का जो अपेक्स बॉडी है उसको एसोसिएशन बोला जाएगा। और जो बहुत सारे अलग अलग सोसाइटीज जो अप्रोड लेआउट हैं, अलग अलग जगह पर हैं, वो फिजिकली ज्योग्राफिकली, उसको हाउसिंग फेडरेशन बोला जाएगा। ये प्रिंसिपल डिफरेंस है, प्रोसीजर में भी सेम। सर तो हम लोग एसोसिएशन में आएंगे। अगर समझिए एक लेआउट के अंदर 5 टावर है और 5 डिफरेंट सोसाइटी है, तो वो एसोसिएशन में आएगी या फेडरेशन में आएगी? एसोसिएशन में आएगी, अभी फेडरेशन में नहीं आएगी। ये आप इसके अंदर जो 154B है, 154B के अंदर जो 1 नंबर 1 है, उसके अंदर 3 नंबर पे पढ़ेंगे तो वहां एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी लिखा हुआ है और ये 5 के लिए अलाउड है अभी जी। ओके। और सर क्या अगर 5 सोसाइटी को मिल के अमलगमेशन करना है और एक सोसाइटी बनानी है तो वो पॉसिबल है क्या अमलगमेशन? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी हमने लास्ट ईयर ही ताथवाड़े के अंदर एलिमेंटा फेज 1 के अंदर ये कर चुके हैं हम, अमलगमेशन किया हम लोगों ने। अगर कोई एलिमेंटा से है, ही कैन थ्रो सम लाइट। पॉसिबल है सर, आंसर इज यस। ओके सर, उसका प्रोसीजर लेंदी है या इजी है? मतलब इट्स अ लेंदी प्रोसेस? नहीं, कोई लेंदी प्रोसीजर नहीं है। लेंदी प्रोसेस कब होता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट से डिपेंड करता है। अगर आपने आज ये क्वेश्चन पूछा, आप कल जाके प्रोसेस शुरू करोगे तो आपका 3 महीने में सब कुछ हो जाएगा। बट अगर आप इसमें एमसी में डिस्कशन में 6 महीने लेके जाएंगे, फिर एजीएम में लेके जाएंगे, तो उसमें टाइम लग जाएगा आपका। ओके। मीन जितना टाइम सरकार लेती है उससे ज्यादा हम लेते हैं और फिर हम थोड़ा लगता है कि बहुत स्लो है। ओके सर, सो इन जनरल एक एडवाइस ऐसी चाहिए थी कि एसोसिएशन बेटर रहता है या अमलगेट करके एक सोसाइटी फॉर्म करना बेटर है? अभी इसमें डिवाइडेड ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है कि अगर एक सिंगल सोसाइटी रहेगी तो बेटर है। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, वैशाली गोल्डे बोल रही हूँ। एक सब कुछ सवाल थे, कैन यू हियर मी? बोलूं सर? या बोलिए राठे साहब, आप जवाब दीजिए, मैडम के सवाल होंगे। सर मेरा एक अनसोल्ड फ्लैट से रिलेटेड सवाल था। आपने पहले बोल दिया कि बिल्डर इज लायबल टू पे द मेंटेनेंस फॉर अनसोल्ड फ्लैट, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ अनसोल्ड फ्लैट्स जो है वो कुछ लैंड ओनर्स को बिल्डर ने दिए हुए हैं, मतलब उनका कुछ एग्रीमेंट हुआ था। तो कुछ 16 फ्लैट्स ऐसे है कि जो लैंड ओनर्स के नाम पर है, लेकिन बिल्डर ने ये इन्फॉर्मेशन हमको सोसाइटी को नहीं बताई है। Abhi, the society was formed in 2016, but these people have rented few flats before the formation of society. अब जब वर्किंग कमेटी फॉर्म हो गई तो वर्किंग कमेटी के लोगों ने इन लोगों को थोड़ा सा कन्विंस करके मेंटेनेंस पेमेंट के लिए अग्री करवाया, तो दे आर पेइंग द मेंटेनेंस। ओके, अभी 2018 में एमसी इलेक्ट हो गई है, तो अब ये ओनर्स ने हमारे पास मेंबरशिप के लिए
रिक्वेस्ट किया है कि दे वांट टू बी द रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो अब इसका प्रोसेस क्या होगा कि अभी उनके पास उन्होंने जो डॉक्यूमेंट हमारे पास दिया है वो है एक कंफर्मेशन डीड which was executed between the builder and these landowners, और नंबर ऑफ फ्लैट्स उन्होंने दिए हुए कौन कौन ओनर्स है और कौन से फ्लैट इनके नाम पर है, ऐसा वो कंफर्मेशन डीड का डॉक्यूमेंट उन्होंने हमारे पास दिया है। तो इन दिस केस हाउ व्हाट इज द प्रोसेस टू मेक देम रजिस्टर्ड ओनर्स ऑफ द सोसाइटी? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन सर। एक्चुअली मैम अभी उनको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अप्लाई करना पड़ता है। ओके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में मतलब उसका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होता है जो कि राहुल एजेंसी या किसी भी मतलब एजेंसी पे मिलता है। राहुल एजेंसी पे ही मिलता है वो दारू वाला पुल के यहाँ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है। उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में उनको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी बात उस एप्लीकेशन के साथ उनका जो भी रजिस्टर एग्रीमेंट है, जैसे आपने कंफर्मेशन डीड बोला, वो ट्रू कॉपी कंफर्मेशन डीड की और इंडेमनिटी बॉन्ड ओके वो साथ में उस एप्लीकेशन के साथ होना चाहिए। ओके ओके सर, इसमें बिल्डर का कुछ रोल होगा? बिल्डर का कुछ नहीं है, वो कमेटी को बोलेगा ना कि हमें अप्लाई किसको करेगा, कमेटी को करेगा सेक्रेटरी, बराबर। तो सेक्रेटरी ने मीटिंग वो एप्लीकेशन आने के बाद मीटिंग कॉल करनी है और उस मीटिंग में वो डिसीजन लेना है आपको। ओके ओके लेकिन दैट एप्लीकेशन शुड बी विद इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। ओके विद इन मतलब विद इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर लॉ। ओके ठीक है कोई सर। छोटी चिट्ठी पे करता है एप्लीकेशन तो वो नहीं चलेगा। बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं उसमें, उस एप्लीकेशन में। ओके एप्लीकेशन शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्म सो दैट आप दे सकते हो उस केस में। ठीक है सर। और एक सवाल था कि अभी जब सोसाइटी फॉर्म हो गई थी तो हम रजिस्टर्ड मेंबर्स के हमने शेयर सर्टिफिकेट बनाए थे, तो ये अनसोल्ड फ्लैट जो है ये सारे बिल्डर के नाम से शेयर सर्टिफिकेट बना हुआ है। ओके, तो अब जब हम इनको मेंबर्स बनाएंगे, जो ये लैंड ओनर्स जो है ऑलरेडी उनका जो कोई भी एग्रीमेंट सपोज हम लोगों ने वो प्रोसेस फॉर्म कर दिया, तो इसके लिए जो हम ट्रांसफर करेंगे ये शेयर सर्टिफिकेट पे हम लोग अभी इनका नाम लगाएंगे आफ्टर दे बिकम द मेंबर्स एंड ऑल, तो उसमें ट्रांसफर प्रीमियम एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, ये एक सवाल था। ट्रांसफर प्रीमियम एक्चुअली वो ट्रांसफर नहीं, रिसेल नहीं है वो। हाँ वही। हाँ, रिसेल नहीं है मेरे ख्याल से। अभी यहाँ बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन है, बट ये फर्स्ट ट्रांसफर है ना बिल्डर से लैंड ओनर, बराबर। तो मेरे ख्याल से ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। अगर ये मेंबर बनके बाद में किसी को रिसेल देता है, मतलब रिसेल करता है, सेकंड ट्रांजैक्शन होता है, तो उस केस में वो ट्रांसफर फी एप्लीकेबल है। ओके, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप शेयर अपने जो पहले बनाए हैं वो बिल्डर के नाम, जो अनसोल्ड फ्लैट है तो वो बिल्डर के नाम से किस हिसाब से बनाया है, मतलब बिल्डर तो मेंबर नहीं है तो वो नहीं बनाने चाहिए था ना, क्योंकि बिल्डर मेंबर नहीं है ना। जब तक वो मेंबर नहीं बन जाता, वो शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं देता है, एंट्रेंस फी नहीं देता है, तब तक आपको किसी के भी नाम से शेयर सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहिए। सर उसने दिया है सर, वो जब हैंडओवर किया था ना तब उसमें हमारे 280 फ्लैट्स है। ओके, 280 फ्लैट्स में से ये 48 फ्लैट्स जो है वो अनसोल्ड है, तो उसने पूरा शेयर मनी 280 फ्लैट्स का दिया हुआ है हमको। और हाँ, वो सारा लिस्ट उसने दिया था कितने मेंबर्स है करके, और ये सब उसमें उसने लिखा हुआ था, मनी शेयर मनी भी उसने हर एक फ्लैट का, अनसोल्ड फ्लैट का उसने दिया हुआ है। तो उसके ऊपर से जो हमारे ऑडिटर है, जो वर्किंग कमेटी फॉर्म की थी इन कंसल्टेशन विद ऑडिटर, उन्होंने ये बनाया हुआ था। और वो शेयर सर्टिफिकेट ऑलरेडी बन चुके हैं उसी वक्त 2016 में ही उन्होंने वो बना दिए हैं। अभी नोटिस जो जाती है मीटिंग की, तो वो उनको जाती है, बिल्डर को जाती है कि एजीएम की अगर कोई होगी तो वी डू कॉल हिम फॉर द मीटिंग आल्सो, सो दैट मीन्स उसको एक मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं जैसे हम फ्लैट ओनर्स है उस तरीके के, ऑल्दो ही डजंट अटेंड दोज मीटिंग्स, पर ऐसा है। तो ये ऑलरेडी हो चुका था।
2 साल से विवेक trend सर, है। विवेक हाँ, सर, हाँ, विवेक सर, थोडी आपण चर्चा करूयात. If builder promoter holding any any units in the capacity of developer or promoter, वो उस केस में मेंबर हो सकता है, ओनर हो सकता है, if he is holding those unit in the capacity of builder promoter. मला नाही वाटत असं की शेयर सर्टिफिकेट म्हणजे ते तुम्ही पैसे जो आपने लिया है, जो पैसा लिया है एज अ शेयर एप्लीकेशन, शेयर मनी, that will not form part of your share capital. That is share application money only. ओके, आपके पास अगर वो एप्लीकेशन, जैसे अभी सर ने बताया कि एप्लीकेशन आना चाहिए अच्छे से, जो भी मेंबर ने यूनिट होल्ड करना चाहता है, आपका जो फ्लैट है, जो ओनर बनेगा बिकने के बाद, उसे प्रॉपर एप्लीकेशन आने के बाद ही उसको मेंबरशिप देना पड़ेगा. और कोऑपरेटिव में एक ऐसा प्रोविजन, कंपनी लॉ अलग है, कोऑपरेटिव लॉ अलग है. आपको 1 मेंबर 1 वोट है. बराबर. कितने शेयर्स, मतलब ही नहीं है कि एक को अपने 48 into 5 शेयर दे दिए और बाकी के मेंबर को 5 शेयर दे दिए 50 रुपए के. विवेक सर, माझा प्रश्न समजतोय? सॉरी सर, मी रहाटे बोलतोय, एडवोकेट रहाटे. हेलो, बोला. वही उन्होंने बिल्डर के नाम पे नाम के शेयर सर्टिफिकेट बनाए ना अनसोल्ड यूनिट के, बराबर? तो हाँ सर, यस. वो बिल्डर प्रमोटर जो वो जो भी यूनिट होल्ड करता है, वो होल्ड करता है इन द कैपेसिटी ऑफ बिल्डर प्रमोटर, ना कि मेंबर, राइट? ओके. तो वेदर बिल्डर प्रमोटर is liable to pay maintenance or service charges against those unsold units wherein nobody is consuming any service provided by society. अगर वहाँ अनसोल्ड यूनिट है, कोई सर्विस कंज्यूम नहीं करता होगा और वो यूनिट्स अगर बिल्डर प्रमोटर की कैपेसिटी में वो होल्ड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो शेयर सर्टिफिकेट बनने नहीं चाहिए थे. वो मेरा नहीं है उससे. करेक्ट. वो मेंबर ही नहीं मतलब अभी थोड़ा एरर हो गया किसी भी, मतलब पता नहीं अभी से हुआ, इसकी गाइडलाइंस आपने किया, वो एरर है, थोड़ी गलती है, वो सुधारनी पड़ेगी. अभी और जो आप ये शेयर सर्टिफिकेट का करोगे, वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर होगा. बराबर. ओके सर, अभी इसी से एक रिलेटेड सवाल है मेरा कि आपने आई थिंक इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन आपने बोला था कि अगर अनसोल्ड फ्लैट्स रहेंगे तो मेंटेनेंस बिल्डर ने पे करना चाहिए, ही इज लायबल टू पे द मेंटेनेंस. इस केस में जो मैंने बोला है अभी, इसमें भी वो एप्लीकेबल है? विवेक सर, हेलो. राधे साहेब बोला. नाही, आता आपलं सुरुवातीला तुम्ही बोलले होते की बिल्डर इज लायबल टू पे मेंटेनन्स फॉर हिज अनसोल्ड युनिट्स. येस. हा, ते बिल्डर लायबल आहे, पण माझं थोडं वेगळं ओपिनियन पडते यामध्ये. हॅलो, इफ जर कोणी राहत असेल, सर्व्हिसेस कंझ्युम होत असतील त्या अनसोल्ड युनिट मध्ये कोणी राहत असेल आणि सोसायटीने दिलेल्या सर्व्हिसेस कंझ्युम करत असेल, तर इन दॅट केस मेंटेनन्स शुड बी अप्लिकेबल ओनली. ओके, बरोबर. पण आता यावर विवेक सरांचं थोडं माझं डिफर करते. मग थोडंसं वेगळं आहे. मेंटेनन्स चार्जेस घ्यायला पाहिजेत, कारण आपण त्या सर्व्हिसेस सगळ्या अवेलेबल ठेवल्यात. म्हणजे उद्या सपोज 10व्या मजल्यावरचा फ्लॅट आहे आणि तो बघायला त्याला यायचं आलं, वर्षातून सपोज तो एकदा आला, तर जाण्यासाठी लिफ्ट अवेलेबल आहे. त्यांनी अवेल केली की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे, पण इट इज अवेलेबल. वॉटर इज अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल, पार्किंग इज अवेलेबल, सिक्युरिटी इज अवेलेबल. ते अवेलेबल करण्यासाठी विल हॅव टू इन्कर एव्हरीथिंग अँड ते त्यांना पण अवेलेबल आहे. त्यांनी अवेल नाही केलं याचा अर्थ त्यांनी दे आर नॉट लायबल टू पे मेंटेनन्स. इट इज नॉट इट शुड नॉट बी द केस. सर, विवेक सर, ह्या संदर्भात एक कन्फ्युजन आलंय मला आता. मेंटेनन्स नावाची संज्ञा ही मेंबरलाच अप्लिकेबल आहे की प्रमोटरला,
या इतर कोणाला? Focus on specific लीगॅलिटी आपण बघूयात who पण has to pay? Who has to pay maintenance? Who has to pay maintenance? I think member has to pay maintenance. अभी हे थोडं वेगळं मत पडते. आपण जरा बघूयात त्याच्यावर डिस्कस करूयात आणि मग आन्सर करूयात जॉईंटली. मॅडम हॅलो. हा ठीक आहे ना, चालेल सर. हा बोला. तुम्ही मेंटेनन्स घ्या बिल्डर कडनं, जे आता माझ्यापेक्षा जास्त हे सगळं विवेक सर बघतायत, पण थोडं मी कन्फ्युजन आहे म्हणून मी विचारलं, माझं मत डिस्क्लोज केलं, बाकी काय नाही. सर काय प्रॉब्लेम नाही. यू फॉलो द ऍडवाइस गिव्हन बाय विवेक सर, कारण ते मेंटेनन्स मध्ये एक्सपर्ट आहेत, ऑडिट सीए आहे. यू कॅन फॉलो. ओके सर. ओके ठीक आहे सर. अजून एक माझा प्रश्न होता की सोसायटी फॉर्म जरी नोव्हेंबर 2016 झाली तरी काही जे मेंबर्स आहेत त्यांनी पोझिशन मात्र 2017 मध्ये घेतलेले आहे. तर ह्या त्यांचं जे मेंटेनन्स आम्ही चार्ज करायला लागलो सोसायटी फॉर्म झाल्यानंतर, म्हणजे 2016 पासून, पण हे ज्यांनी लेट पोझिशन घेतलेलं आहे ना, ते त्याच्या अगोदरचं मेंटेनन्स देत नाहीयेत. ते म्हणतात आम्ही लेट पोझिशन घेतलेलं आहे, सो वी वोंट पे, बिल्डर शुड पे दॅट अमाऊंट. तर या केसमध्ये काय खरं काय, म्हणजे हाऊ शुड बी टॅकल दिस केस? इज रिअली बिल्डर लायबल टू पे मेंटेनन्स बिफोर पोझिशन इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ सोसायटी फॉर्मेशन और व्हॉट? काय हॅलो, मला तो आवाज येत नव्हता, मध्ये मध्ये जात होता. हॅलो. ओके, मी रिपीट करू का सर? हॅलो हॅलो. मी सांगतो बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द सोसायटी बिल्डर आणि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द सोसायटी whosoever the owner of that unit should pay the maintenance charges irrespective of possession date sir. irrespective of possession date. ओके. कारण सोसायटीचे खर्च थांबत नाही, ते आपल्याला करावेच लागते, इन्कर होतातच. त्यामुळे कोणीतरी ते बेअर करावेच लागणार आहेत. म्हणजे बिल्डरच्या ताब्यात असेल तर बिल्डरनी, आणि त्याच्यानंतर जेव्हा ट्रान्सफर होतो फ्लॅट ओनरकडे, दुसऱ्या नवीन ओनरकडे, तर त्या दिवसापासून त्या नवीन ओनरनी ते द्यायला पाहिजेत, त्यांनी पोझिशन घेतलं असो नसो. बर. आणि सर समजा अनसोल्ड फ्लॅट्स आता जे तो बिल्डर विकणार आहे त्यावेळेला एमसी ने आणि बिल्डरने काय प्रोसेस फॉलो केली पाहिजे, त्याच्यामध्ये काय काळजी घेतली पाहिजे? आता तुम्ही मला थोड्या वेळापूर्वीच हा प्रश्न विचारला होता की जी काही प्रोसेस आहे ऍप्लिकेशन मेंबर्सच्या ऍप्लिकेशनसाठी, ते फॉर्म प्रिस्क्राईब केलेले आहेत. ते प्रिस्क्राईब केलेले फॉर्म अवेलेबल आहेत, बायलॉज मध्ये पण काही फॉर्म दिलेले आहेत, आणि त्याच्याबरोबर जोडायची काय काय कागदपत्र आहेत ती पण दिलेली आहेत. तर ती प्रोसेस फॉलो केली तर म्हणजे बायलॉज मध्ये ते व्यवस्थित लिहिलेलं आहे. तुम्ही जस्ट बायलॉज रेफर करा. ओके ओके, आलं लक्षात आलं सर माझ्या. मगाशी मी ते लँड ओनर्सच्या संदर्भात केलं होतं, तर थोडं कन्फ्युजन झालं. एनिवेज, आय गॉट युअर आन्सर सर. ओके फाईन, माझे एवढेच प्रश्न होते. थँक्यू व्हेरी मच राहते सर आणि देशमुख सर. थँक्यू गर्ग सर. थँक्यू. वेलकम. 3 घंटे हो गए ऑलमोस्ट. यस, आई थिंक सब लोगों का धन्यवाद. मेरे राठी सर आए, टाइम दिया, विवेक सर आए, टाइम दिया, और सभी लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेट किया. इसमें गोडके सर ने आज फ्लॉलेस सिस्टम प्रोवाइड किया आज, और सबको एडवांस में कम्युनिकेशन किया, क्वेश्चन इकट्ठे किए, कोऑर्डिनेट किया. He played a very big role in this. सुदेश राजे हैं सुदेश राजे तो हैं. तो अभी आई थिंक बंद करेंगे इसको. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू सर. टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू ऑल. योग सर, गर्ग सर, राजेश सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं. मैं केसी गर्ग आप सबका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. मुझे आशा है कि आज के प्रोग्राम में जो आपकी अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, वो पूरी हुई हैं, और हमारे सभी एक्सपर्ट ने जो भी आपके सवाल थे उन सब सवालों के जवाब दिए हैं. अभी मेरी आपसे अपील है कि आप सभी लोग
जो अभी भी फेडरेशन के मेंबर नहीं बने हैं वो सोसाइटी फेडरेशन के मेंबर जल्दी जल्दी बन जाइए, ताकि आने वाले समय के अंदर जो भी हम इस प्रकार के वेबिनार करने वाले हैं आप उन सब का भरपूर फायदा उठा सकें। धन्यवाद।